हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। श्रीहंस आर्ट एंड क्रिएशन के इस मंच पे, जिसका नाम है म्यूजिक हवेली, म्यूजिक हवेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। दोस्तों, इस अनोखे शो में हम सभी देश के मशहूर पर्सनालिटी से आपको मुलाकात कराते हैं, जिनसे बहुत सारी बातें हम सभी को इंस्पायर भी करते हैं, जिससे हर कोई सीखेगा और उनके जैसा हर कोई बनना चाहता है। आज मिलते हैं गेस्ट ऑफ द डे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब लोग अपने घरों में कोरोना से डर कर छुपे थे, लोग अपनों से घबराते थे, या यूं कहें लोग अपने सायों से भी घबराते थे, लेकिन उस समय कोई मसीहा के रूप में हम सभी की रक्षा करने के लिए खुद मैदान में आया। वो अपनी जान की परवाह न करते हुए न जाने कितने लोगों का, जिससे कोई रिश्ता नहीं था, उनका विधिवत दाह संस्कार किया। आज एक ऐसे मसीहा जो म्यूजिक हवेली के इस एपिसोड में आपके बीच आने वाले हैं, जिनके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि निकले थे सफर में तन्हा और अकेले, लोग शरीक होते गए और कारवां बढ़ता गया। लगभग 25 से भी ज्यादा एम्बुलेंस जो लगातार दिन रात बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा करते आ रही है, और न जाने कितने अर्थीयों को अपना कांधा दिया है। 4000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, उनका क्रेमेशन किया। समाज सेवा में तल्लीन रहने वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत, जिन्हें देश के महामहिम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, यानी पद्मश्री सम्मान से। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सेवा है, उसके लिए फ़ोन करते हैं हमारे वॉरियर्स। मैं खुद जाता हूँ काफ़ी जगह पे, तो हम पहले बॉडी को जाके सैनिटाइज करते हैं, फिर उसको बैग में पैक करते हैं, फिर घर को सैनिटाइज करते हैं, फिर अपनी एम्बुलेंस में रख के यहाँ ला के उसे क्रीमेट कराते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल is one such organization that has taken upon itself to help next of the kin give a dignified farewell to COVID-19 victims. श्री जितेंद्र सिंह शैंटी, समाज सेवा। तो आइए मिलाते हैं आज के मेहमान से, पद्मश्री, समाज सेवी, राजनीतिक और हिंदुस्तानियों की आन बान और शान जितेंद्र सिंह संटी से। आपका म्यूजिक हवेली में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मगर जो गैरों के लिए जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं, वो महान होते हैं। जिनसे कोई रिश्ता भी नहीं था, आपने उनका संस्कार विधिवत किया। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन से। बचपन कैसा बीता और एजुकेशन, शिक्षा कैसा रहा, किस जगह से प्राप्त किया आपने? मैं एक बहुत ही साधारण मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, और बदकिस्मती ये रही कि मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे फादर साहब की मृत्यु हो गई। वो समय मेरे लिए बड़ा मेहनत करने वाला था, और मेहनत भी इस कदर करनी पड़ी कि मैं यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक मोटर पार्ट बेचने के लिए ट्रक की छत पे बैठ के जाता था, 18 से 20 साल की उम्र में। एक जुनून था, काम करना है। उसके बाद करते 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 फिर शादी हुई। फिर 89 में मैंने कारों का बिजनेस शुरू किया, पुरानी कारों का सेल परचेज़ का। वो भी मैंने बिना किसी शॉप के पटरी पे बैठ के शुरू किया, और जो ख्वाब थे वो देखने शुरू किए जीवन के लिए। थोड़ा बहुत राजनीतिक शौक भी था, उठापटक का, दिखने का, लेकिन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है दिल्ली जैसे शहर में। आजकल तो बच्चों के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, तो उस समय नहीं होती थी इतनी। तो मैंने तो पटरी से 30 रुपये का कोट भी पहन के ख़रीदा हुआ है, क्योंकि नया सिलवाने के पैसे ही नहीं होते थे। और हम तो अपने पिताजी के जाने के बाद उनके पुराने कपड़े भी ठीक करा के पहनते रहे कई साल तक। आजकल रिवाज नहीं है, पहले होता था ये रिवाज। उसके बाद फिर परमात्मा ने मेरे को थोड़ा बिजनेस में अच्छा सपोर्ट कर दिया। कुछ राजनीतिक भी मैं हलचल करने लगा, कभी नौजवानों के साथ, कभी कैसे। करते करते मैं, ईश्वर ने शक्ति दी, और 95 में मुझे एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिससे मेरा जीवन बदल गया। वो हादसा क्या था कि मैं देखता हूँ कि शमशान घाट पे एक आदमी लोगों की जली हुई लकड़ियों के जो टुकड़े बच जाते हैं उनको उठा के एकत्र कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि चोरी कर रहे हैं। अक्सर सुनते हैं कि शमशान घाट पे बहुत करप्शन होती है।
जब उसे रोका, पूछा तो कहने लगा जी मैं चोरी नहीं कर रहा, मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, मैं बाहर से आया था इलाज कराने। सुबह से बैठा हूँ, 4 बज गए हैं, सर्दी के दिन है, पैसे नहीं है, कुछ चारा नहीं है, तो यही लकड़ी जो बची पड़ी वेस्ट पड़ी मैं उसको उठा के संस्कार कर रहा हूँ। तो मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, हमने उसका संस्कार करवाया और बड़ा दिमाग को झटका सा लगा यार। राष्ट्रीय राजधानी में बैठे हैं जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए के फ्लोर में रहते हैं, करोड़ों रुपए की कार में घूमते हैं, शादी ब्याह पे लगाते हैं, और उसी दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति लकड़ी के लिए असहाय है। तो मेरे दोस्तों ने कहा यार प्रशासन, सरकार, मैंने कहा वाह प्रशासन सरकार, हम क्यों नहीं कर सकते, शुरुआत करें। तो वो मेरी शुरुआत थी, मैंने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, 17 शमशान घाट हमने अडॉप्ट कर लिए धीरे धीरे। पहला जो शमशान घाट जिसे आपने एडॉप्ट किया वो कौन सा? वो ज्वाला नगर का था, शादरा का। तो बढ़ता चला गया काम, लोगों को लगा कि ये, कईयों ने कहा ये तो पागल हैं, किसी ने कहा जी ये लाशों का व्यापार कर रहे हैं, कोई कह रहा है कफन बेचते हैं, डिफरेंट व्यूज़ सुनने को मिलते थे। पर हमने अपने जज्बे को पीछे नहीं होने दिया। फिर हमें लगा यार एम्बुलेंस नहीं मिलती है, किसी को हॉस्पिटल से घर लाना हो, डेड बॉडी को या पेशेंट को ले जाना हो, तो फिर हमने एम्बुलेंस बनाई 96 में, फिर शव वाहन बनाया। करते करते बढ़ता चला गया काम। फिर ब्लड डोनेशन का भी काम शुरू किया, फिर मोर्चरी बॉक्स बनाए, अस्थियों को विसर्जन शुरू किया। ये सारे काम आपस में जुड़े हुए थे, लिंक्ड थे। जो आपने शहीद भगत सिंह सेवा दल, तो इसका फाउंडेशन कब रखा था? 95 में। 95 उसी जैसे ही हमने प्लान किया कि काम हम करेंगे, तो नाम क्या रखें। तो मैंने कहा नाम ऐसा रखना है कि जैसा नाम होगा वैसे लोग जुड़ेंगे। किसी महिला के नाम से रखोगे तो महिलाएं जुड़ेंगी, बुज़ुर्ग के नाम से रखोगे बुज़ुर्ग रखेंगे। तो क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए कि जिनके नाम से खून के अंदर एक ताकत आ जाए। वो था शहीद आजम भगत सिंह। तो हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल बना दिया और काम शुरू कर दिया। और इतनी स्पीड से चला वो काम कि बहुत डिमांड आने लगी। डेड बॉडी की गाड़ी नहीं थी कभी, इससे पहले एम्बुलेंस थी नहीं डेड बॉडी वाली पूरी यमुना पार में। जैसे हिंदी में शव वाहन कहते हैं, इंग्लिश में हर्स वैन कहते हैं फॉरेन कंट्री में। बस वो उसके बाद तो जब भी कोई हादसा दिल्ली में होता था, कहीं आग लग गई, भूचाल आ गया, कुछ भी हो गया, बिल्डिंग गिर गई, तो हमारी एम्बुलेंस से शव वाहन जाते थे। मैं खुद भी जाता था, मैंने खुद डिजास्टर का पूरा कोर्स किया हुआ है। म्यूजिक हवेली पावर्ड बाय स्पीडवेल IT सॉल्यूशंस एंड 3 रिया अनाया इंफ्रा हाइट्स डेवलपर्स एंड श्रीहंस डेवलपर्स। म्यूजिक हवेली सर, समाज सेवा और राजनीति का सफर ये कैसे पूरा हुआ? 2007 में मेरे दोस्तों ने कहा शंटी जी आपको तो हम इलेक्शन लड़ाएंगे। इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया उन्होंने मुझे नगर निगम में, और मैं जीत गया। तो 12 में भी जीत गया कॉरपोरेशन, 13 में मैं MLA भी जीत गया। तो ऐसे ही चक्कर सा चला। और उसके बाद फिर दिल्ली में जब सरकार गिर गई, तब से मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान शहीद भगत सिंह सेवा दल में लगना शुरू हो गया। और आप कोरोना आने तक देखिए कि हमारी संस्था ने जो अपनी डेड बॉडी वाली गाड़ी में शव अस्पताल से घर या घर से शमशान पहुँचाए, उनकी संख्या 47,000 से ज़्यादा है 25 साल में। 47,000 रिकॉर्ड में है हमारे पास। जो पेशेंट है वो कम है, डेड बॉडी वाली ज़्यादा है। पेशेंट 22 या 23,000 है। तो जो हमने क्रीमेशन कराए हैं फ्री के, वो 26,000 के करीब हो चुके हैं अभी तक ऑन रिकॉर्ड। जो ब्लड हमने दिया है वो 169 कैंप हो चुके हैं, लगभग 34,000 यूनिट इकट्ठा करके दे चुके हैं। और मैं 103 बार दे चुका हूँ। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुका है हमारा सारा मेरा इसके बारे में। बस ये करते करते सब कोरोना आ गया। उस कोरोना ने सारे देश को हिला के रख दिया। हमें पूछा प्रशासन ने कि शंटी जी आप क्या मदद करेंगे, आपके पास तो 12 गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस, शव वाहन। ये पहले कोरोना की बात है। अच्छा, लॉकडाउन बन के मैंने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन मेरे कई दोस्तों ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, देश के लिए काम है, हमने सेवा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सब पॉजिटिव भी हो गए उसमें, पहले वाले में मैं भी बड़ी मुश्किल बचा। मेरा एक ड्राइवर का शहादत हो गया उसमें, आरिफ, मेरे पास 25 साल से था वो ड्राइवर, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। जब आपके ड्राइवर शहीद हुए थे तो फिर अपने, क्योंकि आपके जितने भी ड्राइवर थे वो तो थोड़े डर तो गए होंगे, तो आपने उन्हें प्रेरित कैसे किया कि इस दौरान हमें फ्रंट लाइन वॉरियर बनना है? नहीं, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटा हम एक मिलिट्री के रूप में काम कर रहे हैं देश के लिए, हमारी एक सेना ही है एक तरीके से। और ये समझ लीजिए कि 2 देशों का युद्ध हो रहा है और सामने वाले देश ने हमारे एक फौजी को मार दिया। अब हमको पीछे भागना है या आगे बढ़ना है? तो उनका जज्बा जागा, कहने नहीं हम आगे बढ़ के मारना है दुश्मन को। तो मैंने कहा तैयार हो जाइए, अब हमने कोरोना को मारना है, घर नहीं बैठना है, कुछ भी हो जाए चाहे। फिर दूसरा कोविड आ गया, लेकिन दूसरा कोविड तो कहर था।
मतलब पहले वाले कोविड में हमने 6 महीने में 1366 डेड बॉडी कैरी की ऑन रिकॉर्ड, क्रिमेशन किया जिनका। लेकिन दूसरी वाली में तो समझ लीजिए कि 28 दिन में हमने 2756 डेड बॉडी, मतलब एक दिन में 150 भी करी है हमने। शुरुआत तो 15-20 से हुई, फिर 40 पे गई, 60 पे गई, 80 पे गई, 100 पे गई, 150 तक पहुंच गया हम। तो पूरा इसके पीछे आपका शहीद भगत सिंह सेवा दल का एक टीम काम कर रहा होता था लोगों को? बिल्कुल, उसमें 3 प्रकार के लोग हैं। एक मेरे शमशान घाट पे काम करते हैं वो लोग हैं, वॉरियर्स हैं। उसके बाद जो ड्राइवर गाड़ी को चलाते हैं वो है। फिर हमारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, कोई मैनेजर है, मैं हूँ। फिर मेरे बच्चे हैं, मेरा जो बड़ा बेटा है वो मास कॉम देखता है, मीडिया IT सारा वो देखता है। छोटा बेटा जो मेरा जोजीत सिंह है वो लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसको ज़्यादा नॉलेज है। हम सारे मिलके ऑपरेट करते हैं। लेकिन इस काम को जो क्रिमेशन का काम है ये मैं किसी के सपोर्ट नहीं करता। इसमें बहुत मैनेजमेंट को भी देखना है, इसमें बहुत जिंदा दिली भी चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉडी छोड़ के भाग जाए कोई। और 40-40 डेड बॉडी हम घरों से लाए हैं एक दिन के अंदर, जो घरों में ऊपर 3री मंजिल पे, 4थी मंजिल पे उस बॉडी को पैक करना, सैनिटाइज करना, नीचे लाना, फिर उसको क्रीमेट करना, क्योंकि घरों से तो वो आ ही नहीं रहा था साथ में। तो बस उसने हमें एक बहुत काम करने का तरीका सिखाया। भाजी, क्या इसमें कुछ सरकारी हेल्प मिला था या लोगों का सहयोग मिला था आपको? आज तक हमने शहीद भगत सिंह सेवा दल ने 25-26 साल हो गए, ना दिल्ली सरकार से ना भारत सरकार से कोई फाइनेंशियल एड नहीं लिया है। जनता अपने आप, हम नहीं मांगते किसी से, खुद फ़ोन आते हैं। यहाँ तक कि अक्षय कुमार जी का मुझे फ़ोन आया कि शंटी जी मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आप ICU वाली एम्बुलेंस भेज दीजिए। एक उन्होंने 2 भेज दिए हमें। आनंद महिंद्रा जी का आया फ़ोन, ऐसे स्लीप वेल वालों ने गाड़ी दी, एम्बुलेंसेज दी। और एक मेट्रो वेस्ट मैनेजमेंट से MM पाल सिंह गोल्डी जी हैं, उन्होंने हमें 2 एम्बुलेंस दी। मंथली वर्की एम्बुलेंस का खर्चा भी भेजते हैं हमको। और जैसे लकड़ी ख़त्म हो गई थी शमशान घाट पे, मैंने सुना है कि आप लकड़ियों का भी लंगर कुछ चल रहा था? पूरा मैंने लकड़ी जब ख़त्म हुई तो मैंने वहाँ अपील डाल दी फेसबुक पे। 3 दिन में 500 टन लकड़ी आ गई, 500 टन। उसके बाद हमने कहते लोगों के द्वारा हमने बैनर लगा दिए कि जिसको जितनी चाहिए लकड़ी ले जाओ, तोलने की भी जरूरत नहीं है, जितनी चाहिए उसमें भरो और जाके संस्कार कर दो। एक लंगर लगा दिया। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का पहला शमशान घाट होगा सीमापुरी शमशान घाट, जहाँ पे लकड़ी फ्री थी, लंगर फ्री था, कोल्ड ड्रिंक फ्री थी, पानी फ्री था, पंखे लगे हुए थे, म्यूज़िक सिस्टम, भजन लगे हुए थे, टेंट लगे हुए थे, कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो पहला शमशान घाट। एक बहुत सवाल है जो ज्वलंत सवाल है, सभी लोग जानना जरूर चाहेंगे। जब कोविड से पॉजिटिव हो गए थे आप और आपका परिवार, तो क्या आपको डर नहीं लगता था मौत से कि हमें आगे कैसे परिवार को देखना है या देश को देखना है? नहीं, मुझे अपनी मौत से तो डर नहीं लगा। खैर, मैं पहली बार जब कोविड हुआ मुझे बहुत ज़बरदस्त हो गया। मेरा एक दिन BP 30 रह गया था और घर में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल कहीं फ़ोन करते कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। और जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ 4th फ्लोर पे, नीचे के 3 फ्लोर वाले भाग गए थे। मतलब भाग गए इन द सेंस, मतलब उन्होंने कभी सोचा बेचारे डर गए होंगे, अच्छे लोग हैं लेकिन बेचारे वो आ नहीं पाए। चौकीदार चला गया, मतलब कोई घंटी बजाने वाला तैयार नहीं था। हम अगर किसी को कोई चीज़ बोलते भी थे कुछ लाने को तो नीचे रख के चले जाते थे वो, या लिफ्ट में रख के बटन दबा देते थे। उस समय मुझे अपने लिए डर नहीं लगा, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चों को हुआ और क्रिटिकल हुआ तो मुझे बहुत डर लगा उस समय। तो उस समय फिर मैंने, हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने अपने 4 लाल देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए न्योछावर किए हैं। मैंने उनको याद करके कहा, मैंने कहा भी आपके अंदर तो बड़ी शक्ति थी कि आपने अपने 4 लालों को अपने आँखों के सामने शहीद करवा दिया। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारी परीक्षा मत लीजिए आपने जो करना है मुझे कर दीजिए, मेरे बच्चों को नहीं कुछ होना चाहिए। और भगवान ने कृपा करी, बच्चे भी सुरक्षित रहे, मेरी मिसेज, मैं सारे ठीक हो गए। बाद में ड्राइवर एक मेरा चला गया, सबसे करीबी मेरा ड्राइवर था वो आरिफ, उनकी डेथ हो गई। आपको तो अनगिनत सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अभी सबसे बात करूं कि सेवा की, और जो आपसे बहुत सारे लोग प्रेरणा भी लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है लगभग 4000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का भी आपने क्रिमिनेशन किया कोविड में किया, कोविड के दौरान, और उनके शवों को भी आपने गंगा में उनके जो अस्थियाँ थी उसे विसर्जित किया। तो इस दौरान क्योंकि इस काम को सरकार भी आई थिंक रेखांकित कर रही थी, तो आपको देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से। तो पद्मश्री जैसे सम्मान से आपको सम्मानित किया गया, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए और कैसी हो गई है? नेचुरली ये सम्मान जो होते हैं ना, ये खुशियाँ मनाने के लिए नहीं होती हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई हमें। समझ लीजिए कि देश ने
राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया है और एक तकमा हमें लगा दिया है कि आज के बाद देश में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, देश के लिए आपने काम करना है अपनी सेना के साथ। तो मैं इसीलिए बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये जो अवार्ड मिला है जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं मिला, मेरी सेना को मिला है। मेरे वो ड्राइवर, मेरे वो वॉरियर, मेरे शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मी, मेरे बेटे दोनों, मेरी मिसेज, इन सब का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो मेरे को नहीं मिला है, इसलिए कभी भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले हमारी सेना तैयार खड़ी रहेगी। मुझे याद है मैं शमशान घाट पे जिन दिनों 22-22 घंटे रहता था और यहाँ तक कि पूरा परिवार दोबारा पॉजिटिव हो गया। और कई बार शायद गाड़ियों में भी 22 दिन मैं एम्बुलेंस में रहा, कभी शमशान के बाहर सोता था, कभी अपनी पार्किंग में। डर के मारे मैं घर नहीं जाता था कि मैं पॉजिटिव ना हो जाऊँ कहीं गलती से, क्योंकि वहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो हम नहीं डरे। मुझे किसी का फ़ोन आता था, शंटी जी आप तो शमशान में रह रहे हो, हमने टीवी पे देखा अभी आपको, आप मौत से खेल रहे हो। तो मेरा एक ही जवाब होता था, मैंने कहा यार हमारी एक मिलिट्री है ये, और मिलिट्री का जो जवान है, जब दो देशों की लड़ाई है, ये घर में अगर वो बैठ के मर गया तो शहीद नहीं कहलाएगा, तो मर गया। और आज दिल्ली में सब घरों में ही तो मर रहे हैं भाई, दिल्ली में सब घरों में मर रहे हैं, हम भी घर में मर गए तो हमारे उनमें क्या फ़र्क है। 25 साल की सेवा के बाद आज हमको मौत आवे तो कर्म भूमि में आवे, शमशान घाट में हम मरने के लिए तैयार हैं। हम घर बैठने वाले नहीं हैं, हम तो काम करेंगे। और काम किया। मतलब आप शक्ति देखिए परमात्मा ने कितनी दी मेरे को कि मैं घर में एक बाल्टी पानी की नहीं उठाई होगी कभी। और मैं 80-80 किलो लकड़ी दिन में पता 100 बार उठाता था। जब अपने हाथों से हम क्रिमेशन करते थे, क्योंकि पंडित 3 थे, बॉडी 150 आती थी, तो बाकी कौन करवाता था? मेरे ड्राइवर, मैं तो खुद लगा रहता था, सारा दिन अंदर ही रहता था, बाहर कम ही आता था। पीपी किट्टे, पता नहीं क्या क्या पहना होता था हमने, दस्ताने, बूट कवर, ये वो, चश्मा बड़ा होना था तो हो ही जाता खैर, लेकिन थोड़ा बचना पड़ता था, प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी। लेकिन ईश्वर ने सेवा का मौका दिया, हमें देश ने रिकॉग्नाइज़ किया, हमें देशों विदेशों से जो प्यार मिला, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। पैसा दुनिया के पास है, कोई नहीं जानता उनको। आपने जो कमाया है शायद बिरले ही होते हैं जो इतना सम्मान कमाते हैं। अच्छा, क्या आपको कभी ऐसा पल आया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मानव का एक अलग रूप देखा, कुछ लोग तो जैसे सोनू सूद जैसे लोग, संटी जी जैसे लोग समाज की सेवा कर रहे थे बिना डर के, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने पिता की, अपने घर वालों की अस्थियां के लिए भी नहीं आते थे, उसको जो लाश उनका अंतिम क्रेमेशन के लिए भी लोग शमशान भूमि आना नहीं चाह रहे थे। कुछ ऐसा रूप आपने देखा मानव का, मानवता? जो मैंने देखा वो किसी ने नहीं देखा। लोगों ने टीवी में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा, लेकिन मैंने जो देखा ना, जिसे कहते हैं कि बर्बरता का रूप, मैंने कहर देखा है। जो चीज़ गुरबानी में पढ़ते थे हम, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। आँखों से देखा कि सामने लाश पड़ी है बाप की और बेटा बैठा हुआ है, कह रहा जी ले जाओ, मैं तो जा नहीं सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वही बेटा थोड़ी देर बाद आके पिता की अंगूठी उतार के ले जाता गाड़ी में से आके, कोई माँ की बालियाँ उतार रहा था, कोई अंगूठे लगवा रहा था, किसी ने मोबाइल फ़ोन निकाला, किसी ने चाबियाँ निकाली। मेरे पास सब नोटेड है, वीडियो में है, मेरा रिकॉर्डेड, ये चीज़ वीडियो में है। वो कहर देखा मैंने। 10 साल का बच्चा अपने दादा की बॉडी ला रहा है, एक 18 साल की बच्ची 20 साल की अपनी कार में अपने पिता की लाश लेके आई, कहने लगी सारी रात में घूमती रही हूँ, हॉस्पिटल नहीं मिला, सुबह 5 बजे डेथ होगी पापा की, अब सुबह से घूम रही को शमशान नहीं मिल रहा। तो बोले ये सब कहर मैंने जो देखे है ना, मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं कि मैं सोचता हूँ कई बार नींद भी नहीं आती। एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट की महिला थी, मेरे पास फ़ोन करती है DRDO से कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, कहीं जगह नहीं मिल रही। मैंने कहा ले आइए बहन जी, मैं करा दूँगा यहाँ सीमापुरी में। बेचारे 2 घंटे बाद आए। तो पहले तो उन्होंने जिस एम्बुलेंस को किया था, 25-30 किलोमीटर होगा यहाँ से DRDO धुला कुआं, 30,000 रुपये एम्बुलेंस वाले ने, 30,000। चलो हमने उसको भगाया, जैसे मर्जी किया। उसके बाद तो बहन जी आके मेरे आगे ना ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि शंटी जी मैं भीख मांगती हूँ, मेरे भाई का संस्कार करा दीजिए। 2 महिलाएं थी अकेली, मैंने कराया, वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ एक तरफ हमारे देश की भाईचारे ने बहुत काम किया, संस्थाओं ने काम किया, NGOs ने काम किया, वहीं कुछ लोगों ने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया। म्यूजिक हवेली powered by Speedwell IT Solutions and 3RIA, Anaya Infra Heights Developers and Srihans Developers. म्यूजिक हवेली। कभी कभी रोड पे हम चलते हैं तो
कुछ दुर्घटनाएं भी घट जाती है, एक्सीडेंटल केस आते हैं, तो लोग उन लोगों का वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाते। तो क्या कभी ऐसा काम आपने किया है जिससे उनकी जान बची हो? दस्तियों ने सैकड़ों, और 4-6 तो मेरे अभी लो ना, अभी 15 अगस्त की बात है। 14 अगस्त को मैं जा रहा था सीलमपुर के फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहा था। एक लड़की जिसका नाम शिवानी था, नंदनगरी की रहने वाली थी, स्कूटी चला रही थी, बच्चा आगे था, पीछे मम्मी बैठी थी, अचानक से गिर गई और गर्दन में से बहुत तकलीफ ब्लीडिंग आने लगी। मैं रुका अपनी कार पे, मैं सीसगंज गुरुद्वारे जा रहा था। कार क्या, मेरे पास एम्बुलेंस ही रहती है इस समय। तो एम्बुलेंस रोकी, मैंने लड़की और देखा तो गर्दन कटा पड़ा। ये क्या हुआ? तो उसकी माँ कहती है शायद कोई चीज़ आ गई। देखा तो मांझा था वो, और उसकी गर्दन ज़्यादा कम नहीं, मतलब 2 इंच तक अंदर कट गई। मतलब ऐसे मांस नज़र आ रहा था। उसकी चुन्नी को ही लपेटा हमने, फटाफट डाला, और मैं सीधा यहाँ से 4 मिनट में हम सेंट स्टीफन पहुँच गए, 4 या 5 मिनट में। सेंट स्टीफन वालों ने बड़ी कोशिश करी, उसके बाद 3-4 ऑपरेशन हुए। 1 हफ्ते बाद उसकी जान बच गई। अगर मैं भी ना उसको उठाता और मैं फ़ोटो खींचता रहता तो मर गई थी। कोई ऐसा वाक्य बताएं जो आप इस सेवा के दौरान आपके साथ घटा हो, जिससे लोग इंस्पायर भी हों, बहुत कुछ सीखें। और ऐसी तो मैं आपको सुनाने लगूँ से याद निकल जाएगी। मैंने कितने केस ऐसे हल किए हैं कि मैं उठा के ले गया मौके से। यहाँ तक कि दिलशाद कॉलोनी में एक बच्चे ने फांसी लगा ली। सुनने की बात है ये, फांसी पे कोई नहीं बचा आज तक। साउथ इंडियन फैमिली थी, मुझे उनके पड़ोसी का फ़ोन आया कि हमारे पड़ोस में एक बच्चे ने फांसी लगा दी है। मैंने कहा पुलिस बुलाओ जल्दी जल्दी। कहता नहीं, हमने बच्चे को तो नीचे उतार लिया है। तो मुझे उसने 10-12 मिनट लग गए होंगे। फिर भी जब मैं पूछा तो मैंने भी सोचा कि डेड बॉडी है। तो उसकी मदर ने कहा कि इसकी जो है ना सांस चल रही है, थोड़ी सांस चल रही है। फिर मैंने जाके चेक किया तो उसकी सांस चल रही थी, और मैं फटाफट से GTB ले गया। उन्होंने जाती ऑक्सीजन लगा दी, बच गया बच्चा। तो वो ऐसे मेरे साथ तो बहुत मिराकल हुआ है भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने भी वही सीखा है। और अगर कोविड में लगे हैं तो परमात्मा ने किसी मंजिल पे पहुँचाया है ना हमको, कहीं तो किसी कगार पे तो पहुँचे ना। आज देशों विदेशों में अगर शहीद भगत सिंह सेवा दल का नाम हो रहा है, वो काम को लेके हो रहा है, नाम को लेके नहीं हो रहा। समझिए आप जब तक आप कुछ कुर्बानी नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप सोच लें मैंने NGO बना लिया है, हम पैसा इकट्ठा कर लें, हम नाम कमा लें, हम पॉलिटिक्स, सब कुछ सब पीछे दौड़ेंगे आपके। जब आप काम अच्छा करेंगे, नाम भी दौड़ेगा पीछे, पैसा भी दौड़ेगा आपके पीछे, और आपको लोग पॉलिटिक्स में ले जाएंगे। पर फिर काम तो करिए। ऐसे मिसाल हैं जितेंद्र सिंह संटी जी। सिर्फ आखिरी 2 सवाल आपसे है कि जब इतनी प्रेरणा वाला काम आप करते हैं और इतने लोगों की सेवा करते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे कम करते हैं? होता ही नहीं स्ट्रेस। नहीं होता। इतना काम करते हैं कि थक जाते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, वाह। इतना काम करते हैं कि थकते हैं, सो जाते हैं। सुबह मैं कितने बजे भी आऊँ, सुबह मैं 7:30 बजे पार्किंग में पहुँच जाता हूँ, सारी गाड़ियाँ चेक करता हूँ, स्टार्ट कराता हूँ उनको, ड्राइवर आए कि नहीं आए चेक करता हूँ। रात को जो एरिया में डेथ होती है उनकी कॉल आती है, उनको कॉल देता हूँ। सब मैं एक चीज़ के ऊपर अपना मॉनिटर रखता हूँ। आपके बच्चे और आपके धर्मपत्नी का कितना साथ मिलता है? सारा ही उनका है। तो अगर उनका मेरे को सानिध्य ना होता, उनका साथ ना होता, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। सबसे पहले तो मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि बेटा तूने शुरू किया ना, पीछे मत हटियो और किसी को नाम मत करियो, और तीसरी बात कभी अहंकार मत लेके आइयो अपने अंदर। वही मेरी पत्नी है। पूरा रात को 2 बजे जाऊँ, 3 बजे जाऊँ, उनको बच्चे हैं जैसे मेरे, वो चले जाते हैं एम्बुलेंस लेके, उनको पता है कि पीछे हटने वाला नहीं है, इसका जुनून है। और उसी जुनून ने आज हमें कहीं लाके खड़ा किया। आज फ्रांस यूनिवर्सिटी जो है, सॉर्बन यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे वहाँ से यहाँ आके डॉक्टरेट की उपाधि दी है। ये छोटी बात नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी ने, जब हम चाय पी रहे थे पद्मश्री के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति सारे हमारे साथ ही खड़े थे। राष्ट्रपति जी वहाँ पब्लिक को बता रहे हैं, जो बाहर के प्रदेशों से लोग आए थे, कि देखिए शंटी जी से काम करना सीखिए, इनके परिवार ने और इन्होंने ये किया वो किया। तो माननीय मोदी जी ने तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए। मुझे कहते हैं शंटी जी जो आपने देश का नाम ऊँचा कर दिया, ऐसी ऐसी बातें करी। उपराष्ट्रपति जी का मुझे फ़ोन आया एक दिन, बड़ी मज़ेदार बात है। मैं जब शमशान घाट में काम कर रहा था, वेंकैया नायडू जी का मुझे कॉल आया। तो मेरे ड्राइवर ने, वो बेचारा समझदार इतना नहीं था, तो कहने लगा नायडू जी का फ़ोन है। मैंने भी सोचा कि साउथ इंडियन हमारे बहुत रहते हैं दिलशाद गार्डन में। मैंने कहा मेरे कान पे लगा दीजिए, मैं हाथ गंदे थे, लकड़ी पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी मैं उनको PA बोल रहा हूँ, माननीय उपराष्ट्रपति जी बात करेंगे। तो मैं चौंक गया एकदम, और कुछ सरप्राइज़ हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे आशीर्वाद दिया कि शंटी जी हम देख रहे हैं TV पे आपको, और अब डट के काम करिए, देश आपके साथ है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अभी पीछे मैं गोवा था एक दिन, तो
वहाँ जब जिस दिन मेरी अवार्ड सेरेमनी थी सॉर्बन की, तो मुझे NDTV से फ़ोन आया कि अमिताभ बच्चन जी बात करेंगे आपसे। तो मैंने कहा जी लाइन पे दे दीजिए। तो कह रहे नहीं, हम आपको जूम पे लिंक भेज रहे हैं, फटाफट आप लिंक पे आ जाइए। मेरी 20 मिनट बात हुई अमिताभ बच्चन जी से, इसी सारी स्टोरी जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं मैंने दिया उनको। तो लास्ट में उन्होंने ये कहा, अरे शंटी जी आपने तो हमको भावुक कर दिया। और फिर जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो फिर मुझे फ़ोन आया NDTV से कि 11:15 बजे आपसे बात भी करेंगे, अमिताभ जी बात करना चाहते हैं। उन्होंने फिर मुझे बात भी करी। उन्होंने कहने लगे शंटी जी आपको तो हम KBC में बुलाएंगे एक दिन। तो मतलब एक बड़ा आसरा होता है जब कोई किसी को अप्रिशिएट करता है, हौसला देता है। और सर आपको पता है कि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, आपके काम को देखते हैं, रेखांकित करते हैं सोशल मीडिया में भी और बहुत हर जगह चैनल्स में भी और न्यूज़ चैनल्स या अखबारों के माध्यम से। हमारे जो डायरेक्टर हैं म्यूजिक हवेली के नीरज गुप्ता जी, आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने PM केयर में 51 लाख रुपए डोनेट किया था। अरे कौन नहीं जानता इस बात को भी। नीरज जी ने शहीद भगत सिंह सेवा दल को भी एम्बुलेंस देने का वादा किया है और उन्होंने कोविड काल में लंगर भी लगाया, लोगों के घर रोटियां भेजी, लंच भेजा, डिनर भेजा, खास करके पेशेंट्स को, जेन्युइन जो नीडी लोग थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके साथ उनके धर्मपत्नी भी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी जो भाभी भाई, सारे पूरा परिवार लगा हुआ उनका भी। ये बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने बच्चे के लिए तो पशु भी करता है, पंछी भी करता है। और गुरबाणी में एक वाक है कि नर मरे कछु काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। पर किसी की हड्डियाँ काम आ रही हैं, किसी के बाल काम आ रहे हैं, समझ रहे ना। तो हमारा तो कुछ भी काम नहीं आ रहा। पशु का तो नखून भी काम आता है। हम तो मर गए, या तो दफना दो या जला दो। और जलाने के लिए भी मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, यार जीते जी एक पेड़ तो लगा लो, जाते जाते 3-3.5 क्विंटल 4 क्विंटल ले जाओगे नहीं तो एक पेड़ तो लगाओ, तुम कुछ तो करो। आज दिल्ली का हाल देख रहे हैं, पोल्यूशन में क्या हाल है, क्योंकि कोई लगाता ही नहीं पेड़, सब काटे जा रहे हैं। तो मुद्दा बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। तो निकले थे सफ़र में तन्हा और अकेले, लोग शरीक होते गए और कारवां बढ़ता गया। आज म्यूजिक हवेली के इस मंच पे पद्म श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा किया। आखिरी चलते चलते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि पहले अपना दिल आईना कीजिए, फिर किसी से उम्मीदें वफा कीजिए। रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। ना जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत चला कीजिए। और सर बुलंदी की ख्वाहिश है दिल में अगर, तो सर उठा के इतना मत चला कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि म्यूजिक हवेली के इस मंच पे हर बार आपको रूबरू कराऊंगा देश के महान विभूतियों से, जिनसे आप सीखेंगे। आपका जीवन का हर अंदाज, हर स्टाइल बदल सकता है। माननीय जितेंद्र सिंह शंटी जी, आज आपने कीमती वक्त निकाला म्यूजिक हवेली के लिए, और हम सभी श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अपने डायरेक्टर नीरज जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसे महान विभूतियों को देश को मिलवाया है। इनसे हम सभी हमेशा इंस्पायर होते रहेंगे। काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती। म्यूजिक भर हवेली, देते आपकी दामन में खुशियां ही खुशियां, चाहे कीमत हमारी जान हो। क्या बात है। और म्यूजिक हवेली है, इसमें आपने इतना अच्छा कार्यक्रम म्यूजिक हवेली के माध्यम से रखा। और मैं समझता हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत छोटा तुच्छ व्यक्ति समझता हूँ। नहीं, आप अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ लाना, इससे बड़ी पर्सनालिटी नहीं हो सकती। क्योंकि हम हर मजहब से जुड़े हुए हैं और जाने वाला किसी मजहब का नहीं होता। क्योंकि मेरे पास जब खून लेने जाते हैं लोग, तो हिंदू हो तो मैं जान के कहता हूँ यार खून तो मैं दे दूंगा तेरे को, लेकिन मुस्लिम का है तो चढ़ाएगा नहीं। कहते नहीं चढ़ा लूँगा जान बचाने के लिए। तो मैंने कहा पानी तो पीते नहीं आपस में। मुस्लिम को मैं जान के कहता हूँ, एक पंडित जी का है, तो इसलिए जोड़ने के लिए बहुत अच्छा। तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्ज़ाम हैं। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद। थैंक यू। हमें उम्मीद है आपको आज का यह एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। म्यूजिक हवेली के इस मंच पे होगी फिर मुलाकात अगले नए शख्सियत के साथ, जिससे आप ही नहीं पूरा हिंदुस्तान सीखेगा। अगर आप भी अपने कमेंट्स हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए हमारे डिटेल्स पे आप जरूर लॉग इन करें www.srihansarts.com, या फिर आप म्यूजिक हवेली के पेज पर जाकर लाइक करें। चलिए हम सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन के इस मंच पे म्यूजिक हवेली को सजाया है श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन ने। Powered by Speedwell IT Solutions and 3 Ria, Anaya Infra Heights Developers and Srihans Developers.
तो अगले एपिसोड में श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन के इस मंच पे होंगे हमारे एक और मेहमान, जिससे सिर्फ आप ही नहीं सीखेगा पूरा हिंदुस्तान। बस देखते रहिए श्रीहंस आर्ट्स एंड क्रिएशन का म्यूजिक हवेली संतोष टंडन के साथ।